हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। लास्ट वीडियोस में हमने आपको अकाउंटिंग के एजम्पशंस के अकाउंटिंग के मापन जो थे, आपके स्टैंडर्ड्स क्या क्या थे, कौन कौन से स्टैंडर्ड इंडिया में फॉलो होते हैं, उसके बेस पे हमने क्वेश्चंस आपको कराए थे। उसके पहले हमने एकदम इनिशियल बेस पे हमने आपको थ्योरीज भी बताई थी। आज हम जो थ्योरी का टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है अकाउंटिंग के एजम्पशंस, कॉन्सेप्ट्स और कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटिंग में। ये चीज़ें, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं इस टॉपिक से, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लेंदी होता है। तो हमें समझना ये है कि अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, अकाउंटिंग की प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और अकाउंटिंग के एजम्पशंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लेखांकन के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। देखिए, लेखांकन के सिद्धांत में आता है, लेखांकन का सिद्धांत क्या होता है, जो प्रिंसिपल्स हमारे लेखांकन के होते हैं वो क्या होता है, एक रूल और गाइडलाइंस का एक ग्रुप होता है। दैट मीन्स कि लेखांकन का जो सिद्धांत है वो नियमों और दिशा निर्देशों, दैट मीन्स गाइडलाइंस का एक समूह होता है, जिसका जो रेगुलेशंस जो बनाए जाते हैं, जो गाइडलाइंस बनाई जाती है, उन सारे गाइडलाइंस को फॉलो करना व्यवसाय की वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करने और वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तुलनीयता सुनिश्चित करते हैं। दैट मीन्स कि लेखांकन का जो सिद्धांत होता है, जो प्रिंसिपल्स होता है, वो लेखांकन सिद्धांत के नियम और गाइडलाइंस का एक ग्रुप है, एक समूह होता है, जो हमारे व्यवसाय की वित्तीय लेन देन, फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करना। ठीक है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हम करते हैं उसको रिकॉर्ड करना, और स्टेटमेंट में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के लिए ट्रस्ट करना, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। तो ये सुनिश्चित करता है, ये डिसाइड करता है, निश्चित करता है, कौन करेगा, लेखांकन का सिद्धांत करेगा। तो लेखांकन का सिद्धांत का बेसिक मतलब क्या होता है, ये एक समूह होता है किन किन चीजों का, नियम का और गाइडलाइंस, दिशा निर्देशों का, गाइडलाइंस का और रूल का एक ग्रुप होता है, जो आपको ये बताता है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे पूरे ईयर में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो ट्रांजैक्शन करेंगे उसको कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, रिकॉर्ड करने के बाद, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद जब हम स्टेटमेंट तैयार करेंगे, तो स्टेटमेंट तैयार करने के लिए पूरी ट्रांसपेरेंसीज होनी चाहिए, पूरा एकदम क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए। तो ये निश्चित करता है हमारा लेखांकन का सिद्धांत, प्रिंसिपल, जो ये बताएगा कि कैसे कैसे आपको उसको सुनिश्चित करना है, कैसे कैसे आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है। ये सारा अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स बताएंगे। ठीक है, जिसमें आपके देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जब हम बनाते हैं तो ये मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अगर जब हमने सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ एकदम बना ली है, सारी चीज़ें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम क्लियर हो गया, तो ये बेनिफिशियरी होता है हमारे क्रेडिटर के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो लेखांकन के जो सिद्धांत है, अगर ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें निवेशक, दैट मीन्स इन्वेस्टर, क्रेडिटर और प्रबंधन को निर्णय लेने में मदद मिलती है। ठीक है, तो निर्णय लेने में मदद मिलती है, निर्णय लेने में मदद मिलती है मतलब कि जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम सही है, करेक्ट है, तो हमारा जो इन्वेस्टर्स होता है, क्रेडिटर होता है, वो डिसाइड कर लेता है कि अब कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या कंपनी को हम उधार दे भी सकते हैं। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कुछ भी चीजें उसमें हाइड नहीं होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही हमें बताता है, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक ग्रुप है, किन किन चीजों का ग्रुप है, एक ग्रुप है गाइडलाइंस का, जो हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा कि हम अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे, और एक पूरा रूल होता है जो ये जस्टिफाई करता है कि आपके बिजनेस में कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे, जिससे हम अपने स्टेटमेंट के लिए जो ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड कर पाएंगे उस गाइडलाइंस और रूल के अकॉर्डिंग। और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाएंगे तो उसमें ट्रांसपेरेंसीज होनी चाहिए, तुलनीयता एंड विश्वसनीयता, ये सारी चीजें उसमें क्लियर क्लियर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, जिससे हमारे इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड मैनेजमेंट, इन सब लोगों को डिसीजन लेने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक, तो इसको हम बोलेंगे
लेखांकन के सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखांकन के कुछ हमने यहाँ पर मेन जो प्रिंसिपल्स है वो प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला जो प्रिंसिपल आता है वो आता है आर्थिक इकाई का सिद्धांत। आर्थिक इकाई का सिद्धांत के इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग व्यवसाय और व्यवसाय की स्वामी दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। आर्थिक इकाई का सिद्धांत मतलब हो गया कि आपका जो प्रिंसिपल है, देखिए इस अकाउंटिंग में स्टार्टिंग में भी हमने हमने जब स्टार्ट किया था फर्स्ट वीडियोस में बताया था कि अकाउंटिंग में जो अकाउंट का पर्सन है दैट मीन्स बिजनेस और बिजनेसमैन दे आर सेपरेट थिंग। बिजनेस अलग हो गया और उस बिजनेस को करने वाला वो अलग हो गया। अगर हम हैं और हमारा बिजनेस है तो हम अलग होंगे, हमारा बिजनेस अलग होगा। तो इसको हम बोलते हैं आर्थिक इकाई का सिद्धांत, जिस इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग में बिजनेस को और बिजनेसमैन दोनों को अलग अलग पर्सन माना जाता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल जो आर्थिक इकाई का सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, ये प्रिंसिपल हमें ये बताएगा कि हमारा जो बिजनेसमैन है और हमारा जो बिजनेस है दोनों एक दूसरे से एकदम डिफरेंट है। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल क्या बताता है, उपार्जन सिद्धांत। दूसरा प्रिंसिपल हमें यह बताता है कि जो भी लेन देन है वो उसी समय रिकॉर्ड किए जाने चाहिए जिस समय वो रियलिटी में मिले होते हैं। अब आपको इनकम ड्यू हो गई, मिलेगी 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद या 1 महीने बाद भी मिल सकती है। एक्सपेंसेस आपने पहले का है वो अभी कर दिया है। सो ऐसी चीजें वो तभी रिकॉर्ड किए जाते हैं जब वो रियलिटी में मिलेंगे। इनकम ड्यू हो गई, एक्सपेंसेस ड्यू हो गए, बट पेड करेंगे बाद में, मिलेगी बाद में, तो वो सारी चीजें तब रिकॉर्ड होंगी जब वो रियल में हमें मिलेगा या जब हम पे करेंगे। तो हमारा जो दूसरा सिद्धांत है उपार्जन सिद्धांत, ये हमें बताता है कि हमारे जो लेन देन है वो तभी रिकॉर्ड किए जाने चाहिए जब वो इनकम या एक्सपेंसेस उस रियल टाइम में किया गया होगा। अगर वो 1 महीने बाद किया जाना है तो उसका अकाउंटिंग का जो ट्रीटमेंट है वो हम 1 महीने बाद करेंगे। ठीक है, तो ये सिद्धांत हमें ये बताता है। ठीक, तीसरा सिद्धांत है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब मिलान का सिद्धांत क्या बताता है, ये निश्चित करता है, ये कॉन्सेप्ट ये निश्चित करता है कि आपका जो रेवेन्यू है और उसे कलेक्ट करने के लिए जो आपके खर्चे किए गए हैं, ठीक है, एक ही लेखांकन अवधि में एक साथ दर्ज किया जाना चाहिए। दैट मीन्स मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि जो हमारा रेवेन्यू है और उस रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए हमने जो जो एक्सपेंसेस कर दिए, उन सारे एक्सपेंसेस को और जो रेवेन्यू हमें मिला हुआ है उसको एक ही ड्यूरेशंस में अकाउंटिंग में उसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आपकी इनकम और आपके एक्सपेंसेस का जो ट्रीटमेंट है, जो लेखा है, जो ट्रांजैक्शन है, वो एक ही ड्यूरेशन में किया जाना चाहिए। ठीक है, सो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपका जो रेवेन्यू है दैट मीन्स राजस्व है और उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए जो भी आपके खर्चे हैं, उन सारे खर्चों को लेखांकन अवधि में एक साथ दर्ज किया जाना चाहिए। दैट मीन्स कि एक साथ एक अकाउंटिंग ड्यूरेशन में सारे एक्सपेंसेस को और जो भी रेवेन्यू है आपका उन सबको ट्रीटमेंट एक साथ कलेक्ट किया जाना चाहिए। तभी तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में हम एक साइड सारे पूरे 1 साल के खर्चे लिख देते हैं और 1 साल की पूरी इनकम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है। क्लियर हो रहा है सबको? नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल ऐतिहासिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, संपत्ति को उनके मूल लागत पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, ना कि बाजार मूल्य पर। दैट मीन्स हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या बोलता है, ऐतिहासिक सिद्धांत क्या बोलता है, ऐतिहासिक सिद्धांत ये बोलता है कि हमारा जो संपत्ति है उस संपत्ति को जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो संपत्ति को उनके मूल लागत दैट मीन्स मेन कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, एक्चुअल कॉस्ट पे, ना कि मार्केट प्राइस पे। ठीक है, तो ये हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताता है कि जब भी हम एसेट्स को कैलकुलेट करेंगे, एसेट्स को हमेशा
मूल लागत मतलब हो गया मेन कॉन्सेप्ट, मेन जो कॉस्ट है हमारी, उस कॉस्ट पे हम रिकॉर्ड करेंगे, उसके मार्केट प्राइस पे कभी भी रिकॉर्ड नहीं करना है। ये हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट, सॉरी, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बता दे, ऐतिहासिक लागत सिद्धांत ये आपको बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है राजस्व पहचान सिद्धांत। ठीक है, रेवेन्यू आइडेंटिफाइड प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स हमें क्या बताता है, राजस्व को तब पहचाना और रिकॉर्ड किया जा सकता है जब वो प्राप्त होंगे या वसूल हो जाएंगे। दैट मीन्स कि हमारा जो रेवेन्यू आइडेंटिफिकेशन प्रिंसिपल्स है, ये क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि जब हमें रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है, या हमसे कुछ खर्चे होंगे, तो वो तभी आइडेंटिफाई हो सकता है जिस समय वो मिला होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। सो राजस्व को तब पहचाना जा सकता है और रिकॉर्ड किया जाएगा जब वो प्राप्त हुए हैं या वसूल किए गए हैं। अब सपोज बाई चांस आपने कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट किया, फॉर एग्जांपल आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न मिलने की उम्मीद है, मिला नहीं है, ड्यू हो गया है, तो ये रेवेन्यू आइडेंटिफाई तभी हो पाएगा जब आपका रेवेन्यू आपको मिल जाएगा या आप वसूल कर पाएंगे, तभी हम उस टाइप के रेवेन्यू को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो किस नेचर का रेवेन्यू है। उसके पहले आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन, जो रेवेन्यू आइडेंटिफिकेशन प्रिंसिपल है, ये रेवेन्यू के बारे में बताता है कि हम रेवेन्यू को तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तभी पहचान पाएंगे जिस टाइम वो मिलेगा या हम उसको वसूल कर पाएंगे, रिकवरी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रेवेन्यू आइडेंटिफिकेशन प्रिंसिपल ये बताएगा। ठीक, तो ये हमारे 5 प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है पूर्ण प्रकटीकरण के सिद्धांत। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो सभी जानकारियां जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स के लिए और उपभोक्ताओं के निर्णयों को, दैट मीन्स डिसीजंस को प्रभावित कर सकती हैं, उन्हें फाइनेंशियल रिपोर्ट में प्रकट किया जाना चाहिए या रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। पूर्व प्रकटीकरण का जो सिद्धांत है, ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स हैं, जो उसको यूज करते हैं, ठीक है, विवरण के उपयोगकर्ता के निर्णयों को प्रभावित करते हैं, ऐसे जो आपके स्टेटमेंट होते हैं या वो सभी जानकारियां, जो इंफॉर्मेशन है, जो हमारे यूजर्स के, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करके आगे वर्क करते हैं, उन सारे उपयोगकर्ताओं के डिसीजंस को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इफेक्ट कर रही है, तो उस इंफॉर्मेशन को आपको बताना पड़ेगा। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, और अगर बैलेंस शीट को देख के वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो इन्वेस्टर्स के लिए ये जानना जरूरी होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि उस कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कंपनी की डेप्ट कितना है, इक्विटी कितनी है, एसेट कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, ये सारी चीजें उस इन्वेस्टर्स के लिए जानना जरूरी होता है। तो कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उस इन्वेस्टर्स को ये बताएंगे कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं, बैलेंस शीट पूरी आपको प्रेजेंट करनी पड़ेगी। यही बोलता है प्रकटीकरण का सिद्धांत कि जो भी आपके अकॉर्डिंग, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स के डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, डिसीजंस को प्रभावित कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, तो ऐसी सारी इंफॉर्मेशंस को आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये हमें बताता है पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट रूढ़िवादिता का सिद्धांत। रूढ़िवादिता का सिद्धांत जो अब आपका जो पुराना कॉन्सेप्ट है, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग सभी संभावित हानियों का प्रावधान बनाना चाहिए, लेकिन लाभों को तब दर्ज किया जाना चाहिए जब वो प्राप्त ना हो पाए। जब तक वो नहीं मिल जाए तब तक रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। जो हमारा रूढ़िवादिता का सिद्धांत है, जो कॉन्सेप्ट हमारा है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है। इसके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, रूढ़िवादिता मतलब परंपरागत के अनुसार जो हमारा रूढ़िवादिता का सिद्धांत है, ये बताता है कि जो भी हमारे फ्यूचर में लॉसेस होने वाले हैं, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें ये चीज़ें लॉस हो सकता है, तो उसके लिए
हमें पहले से ही रिजर्व बना करके रखना चाहिए। लेकिन जो फ्यूचर के प्रॉफिट हैं, उस प्रॉफिट को तभी रिकॉर्ड करना चाहिए जब वो हमें रियलिटी में मिल पाएंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सभी संभावित हानियों को, जो भी होने वाली हैं फ्यूचर में, जो भी लॉसेस, अनएक्सपेक्टेड जो लॉसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनके लिए पहले से रिजर्व रखना चाहिए। लेकिन जो प्रॉफिट्स हैं, जो लाभ होने वाले, उनको तब रिकॉर्ड करेंगे जब तक वो मिल नहीं जाते। जब मिल जाएगा तब हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। क्योंकि रीजन क्या होता है इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, रीजन क्या है कि अगर हमें लॉस होता है तो लॉस के लिए पहले से हमें रिजर्व रखना पड़ेगा कि अगर बाई चांस लॉस हो गया फ्यूचर में, तो हमें कुछ ना कुछ पैसा तो रिजर्व रखना पड़ेगा कि उस लॉस की हम रिकवरी कर पाएंगे। ठीक है, लाभ को, प्रॉफिट को हम इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉफिट हमारा ये डिसाइडेड नहीं होता। प्रॉफिट अगर नहीं भी होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं, बट अगर लॉस हो जाएगा तो हम उसके अकॉर्डिंग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो लॉस के लिए पहले से रिकॉर्ड करना चाहिए, जो भी प्रोविजन है पहले से ही बनाना चाहिए कि उस लॉस से हम अपनी रिकवरी कर पाएंगे। बट अगर प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो हम आगे बढ़ सकते, बट अगर लॉस हो गया तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो रूढ़िवादिता का जो प्रिंसिपल्स है वो ये बोलता है कि इसीलिए आपको हानि का तो रिकॉर्ड करके रखना चाहिए, जो भी प्रोविजन है वो बना के रखना चाहिए, बट जो फ्यूचर के लॉसेज हैं उस लॉस को हम तभी, जो फ्यूचर के प्रॉफिट है, लॉस को तो रिकॉर्ड करेंगे, बट प्रॉफिट को हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो हमें रियलिटी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो रहा है सबको। नेक्स्ट आता है मौद्रिक इकाई का सिद्धांत। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या होता है, केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। देखिए, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल्स जो ये बोलता है कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल्स में ये बोला जा सकता है, इसको मनी मेजरमेंट भी बोल सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग हम वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो हम मनी में कन्वर्ट कर पाएंगे। ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन जो हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए। तो मनी, इसको मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। तो इस, ये जो प्रिंसिपल है ये बताता है कि इसके अकॉर्डिंग केवल उन्हीं लेन देनों को रिकॉर्ड किया जा सकता है जिसको हम मनी में कन्वर्ट कर पाएंगे। जो ट्रांजैक्शन मनी में कन्वर्ट होगा उसी को हम सिर्फ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे, बाकी ट्रीटमेंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये हमारा ये प्रिंसिपल बोलता है। ठीक है, लेखांकन की टेक्निक और अवधारणा, देखिए टेक्निक्स और अवधारणा का दोनों का सेम ही कॉन्सेप्ट होता है। ये अननेसेसरी है, यहां आपको मेन कॉन्सेप्ट आपको ये देखना है। ठीक है, मौद्रिक इकाई अवधारणा, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग केवल उन्हीं लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है जो मुद्रा में मापे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं और कौन कौन सी अवधारणा। देखिए, तो ये हमारी कुल यहाँ पर आपकी जो मेन मेन अवधारणाएं थी, ये अवधारणाएं हमने आपको बता दी हैं। ये कुछ मेन मेन प्रिंसिपल्स थे जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो उसको हमने यहाँ पर आपको बताया है कि इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो हमने कुल 6 टाइप के अवधारणाएं आपको बताई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कुछ हमारी जो मान्यताएं हैं, लेखांकन की मान्यताएं। ठीक है कुछ हमारे बेसिक्स मान्यताएं हैं जिसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे बहुत जरूरी हैं। वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं? फर्स्ट आता है स्वतंत्र इकाई की मान्यता। स्वतंत्र इकाई की मान्यता क्या होती है? स्वतंत्र इकाई की मान्यता ये होती है, ये जो कॉन्सेप्ट्स है हमें ये बताता है, जैसे अभी हमने प्रिंसिपल्स में भी आपको बताया था कि हमारा जो बिजनेस है और हमारा जो बिजनेसमैन है, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तभी हम क्या करते हैं, जब पैसे हम बिजनेस से निकालते हैं तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? बिकॉज हम ये मानते हैं कि हमने अपने बिजनेस से पैसा निकाला, इसका मतलब ये होता है कि हमने किसी पर्सन से पैसे उधार लिए और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस पैसे को जो बिजनेस से निकाला है उसमें हम वापस रखेंगे। इसीलिए हम ड्राइंग्स को डेबिट कर लेते हैं।
तो ये जो कॉन्सेप्ट हमारा है स्वतंत्र इकाई जो है, ये हमें बताता है कि हमारा बिजनेसमैन और बिजनेस का जो ऑनर होगा, उसका मालिक होगा, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कंटिन्यूटीज। ये कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है? इस मान्यता के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि व्यवसाय आपका लंबे समय तक चलता रहेगा। जो निरंतरता है, दैट मीन्स अ कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट हमारा ये बताता है कि आपका जो कोई भी, देखिए बिजनेसमैन कोई भी होता है, उसके माइंड में कॉन्सेप्ट यही होता है कि हम अपने बिजनेस को लॉन्ग वे तक लेकर जाएंगे, हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग वे तक चलेगा। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हर बिजनेसमैन यही सोचता है कि हम अपने बिजनेस को लॉन्ग वे तक लेकर के जाएंगे। ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि व्यवसाय लंबे समय तक चलता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, हमारी जो कुछ मान्यताएं और भी हैं मुद्रा मापन अवधारणा। देखिए, मुद्रा मापन अवधारणा अभी जो हमने आपको बताया था कि मनी मेजरमेंट, इस मान्यता के अकॉर्डिंग क्या होता है? केवल उन्हीं लेन देनों की रिकॉर्डिंग की जाती है, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किए जाते हैं जो मनी में कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्टेड टू मनी, जिन्हें पैसे में मापा जा सकता है या जो मनी में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिर्फ उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक। नेक्स्ट आता है लेखांकन अवधि की मान्यता, अकाउंटिंग टाइम ड्यूरेशन जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग क्या कॉन्सेप्ट है? उसके अकॉर्डिंग व्यवसाय की गतिविधियों को एक निश्चित समय की अवधि में बांटकर देखा जा सकता है। ठीक है। मतलब कि एक निश्चित अवधि, मतलब हमने ये मान लिया कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे जो हम 1 अप्रैल से बनाते हैं और 31 मार्च तक का डेटा कलेक्ट करते हैं इसमें। तो हमारा जो ये अकाउंटिंग का जो ड्यूरेशंस कॉन्सेप्ट है, वो हमें ये बताता है कि हम अपना जो एक निश्चित समय हमने बनाया है, 1 साल का फाइनेंशियल ईयर, इस ईयर के अंदर हम अपने जो भी लेन देन है, जो भी हमारे व्यवसाय की गतिविधियां हैं, जो भी हमारे लेन देन है, उसको एक निश्चित समय के अंदर हम कई सारे पार्ट में बांटेंगे। इसीलिए देखिए, हम 3 पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं। पहला ट्रेडिंग बनाते हैं, फिर दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, और फिर तीसरा बैलेंस शीट बनाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हम एक निश्चित ड्यूरेशंस में बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये हमें बताता है मनी अकाउंटिंग ड्यूरेशंस कॉन्सेप्ट। ठीक। नेक्स्ट, द्विपक्षीय द्विवित्तीय मान्यता। इस मान्यता के अनुसार प्रत्येक लेन देन को दो पक्ष, द्विवित्तीय मतलब ये बोल सकते हैं डुअल कॉन्सेप्ट, डबल कॉन्सेप्ट, दो पक्षी। दो पक्षी मतलब हो गया कि आपके जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, हर ट्रांजैक्शन, ये सबको पता होता है कि जो भी आपके ट्रांजैक्शन होंगे, उन सारे ट्रांजैक्शन को हम दो साइड रिकॉर्ड करते हैं। ये सबको पता है। डबल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है द्विपक्षीय अवधारणा, जिसको हम बोलते हैं डबल कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है? दो पार्टीज होंगे, एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट। तो जितने भी आप ट्रांजैक्शन करोगे, मतलब कुछ भी आप एंट्रीज कर रहे हो, तो हर एंट्रीज के दो पार्ट आपको डिसाइड करने, एक डेबिट में जाएगा और दूसरा क्रेडिट में जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है। ठीक है। कुल 5 टाइप की हमारी मान्यताएं हैं। अब देखिए, इन मान्यताओं के अकॉर्डिंग जो हमने आपको एजम्पशंस पढ़ाए हैं, जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए, प्रिंसिपल्स पढ़ाए, उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर रखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आए भी हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर रखे हुए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी भी होती है। तो ये इसी टॉपिक से, जो टॉपिक आज हमने बताया, उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। सो ध्यान से देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताता है द assumptions that the anticipated no profit and the provided for the all losses is based on, लाभों की प्रत्याशा मत करो और सभी हानियों के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। ये मान्यता कौन सी है? देखिए, अभी जब हमने प्रिंसिपल्स आपको पढ़ाया था, तो प्रिंसिपल्स में हमने आपको बताया था रूढ़िवादिता प्रथा। रूढ़िवादिता प्रथा में हमने आपको ये रूढ़िवादिता जो आपकी अवधारणा थी, हमने ये आपको बताया था कि इस अवधारणा के अकॉर्डिंग क्या होता है,
फ्यूचर के जो भी हानियां होती हैं उसको हम पहले से रिजर्व बना के रखना होता है, लेकिन लाभ के लिए हम कोई रिजर्व नहीं बनाते। तो ये कौन कॉन्सेप्ट बोलेगा? ये बोलेगा आपका कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म्स, रूढ़िवादिता की परंपरा या मान्यताएं। ठीक है, कन्वेंशंस ऑफ कन्वर्टिज्म। ठीक है, इसका पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। रूढ़िवादिता की प्रथा या मान्यता ये बताती है कि हमें लाभ की जो प्रत्याशा है वो नहीं करनी चाहिए, हमें हानियों के लिए जो लॉसेस होने वाले होते हैं, अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर में कोई भी लॉस हो सकता है, तो उसको हमें एक्सपेक्ट करके पहले से ही रिजर्व रखना है, जिससे हम लॉस की रिकवरी उसी अमाउंट से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसका पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा, रूढ़िवादिता की प्रथा। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़िए, देखिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर असर्शंस और रीजन आपको दिए गए हैं। दो स्टेटमेंट है, एक असर्शन है और दूसरा उसका रीजन है। तो बोथ आर ए एंड आर। असर्शंस और रीजन आपको ये बताए गए हैं, और स्टेटमेंट आपका है, देखिए स्टेटमेंट यहां से आपको दिया गया है, ये असर्शंस है। असर्शंस एंड रीजंस बताए गए हैं, लेखांकन में व्यवसाय और उसके स्वामी के मध्य अंतर किया जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया कि आपका बिजनेस और बिजनेसमैन एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, ये हमारा असर्शंस है। उसके रीजंस क्या है स्टेटमेंट के? लेखांकन अवधारणा आत्मचेतना पर आधारित होती है, न कि विषय निष्ठता पर। सो दैट मीन्स ये इसका रीजंस है, ये इसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको ये बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है, एक सही है एक गलत है, असर्शन सही है रीजन सही है, क्या सही है आपको ये बताना है। तो देखिए पहला जो असर्शन जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो तो बिल्कुल करेक्ट है कि आपके बिजनेसमैन और उसके जो ऑनर होते हैं, बिजनेसमैन हो गया और बिजनेस हो गया, वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी सही है, तो मतलब ए पार्ट हमारा बिल्कुल सही है। बट इसका जो रीजन उन्होंने बताया है स्टेटमेंट को सही करने के लिए, ये रीजन गलत है। तो बोथ ए एंड आर, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्टेड, बट आर इज नॉट करेक्ट, एक्सप्लेन द ए। ये अपने हिसाब से सही है और आर अपने असर्शन भी सही है और आर उसके रीजन भी सही है, बट इस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो ये रीजन लिखा है वो रीजन गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट अगर हम इसको आर को जो रीजन है उसको स्टेटमेंट वाइज पढ़ेंगे तो ये भी बिल्कुल करेक्ट होगा, और ये असर्शंस हमारा वो तो बिल्कुल करेक्ट है ही है। बट अगर हम ये देखेंगे कि ये रीजन है इस स्टेटमेंट के लिए, तो आर गलत हो जाएगा, तो रीजन गलत हो जाएगा, बट इस स्टेटमेंट वाइज ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आर और ए दोनों सही है, बट आर अगर स्टेटमेंट को क्लियर कर रहा है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए एंड आर बोथ आर द करेक्ट, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन कर रहा है फॉर ए। जो असर्शंस को आपको स्पेसिफाई करता है आर, वो गलत है, लेकिन अगर हम उसको स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बट अगर रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आर गलत हो जाएगा जो ए को स्पेसिफाई कर रहा है। क्लियर है? तो बी ऑप्शन को हम सही कर सकते हैं, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहां पर मैचिंग कॉन्सेप्ट आ गया आपका। मैचिंग कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लिस्ट वन एंड लिस्ट टू दो कैटेगरी हमने बनाई है, ये पहली कैटेगरी है और ये लिस्ट टू है। इसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना है और आंसर क्लियर करना है कि आंसर क्या होंगे। देखिए लिस्ट वन में क्या क्या दिया हुआ है? क्रेडिट परचेज ऑफ एन एसेट्स, कैश सेल्स ऑफ एन एसेट्स, रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, लिस्ट टू में क्या क्या है?
परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कैश बुक और जर्नल प्रॉपर। तो अब आपको इसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट बताते चलना है, ठीक है। आंसर हम यहां पर लिखेंगे, ये हो गया आंसर। ए का कौन सा आंसर सही होगा, बी का कौन सा आंसर सही होगा, सी का कौन सा आंसर सही होगा और डी का कौन सा आंसर सही होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए क्रेडिट परचेज ऑफ एन एसेट्स, जो क्रेडिट परचेज है उसको हम कहां पर लिखेंगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। क्रेडिट परचेज हम कहां पर लिखेंगे, क्रेडिट परचेज ऑफ एन एसेट्स की अगर हमने कोई एसेट्स खरीदी है जो क्रेडिट पे खरीदा है, कैश नहीं खरीदा, क्रेडिट खरीदा है, तो हम उसको कहां पर लिखेंगे, ठीक। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्नल प्रॉपर में। सो फोर्थ आंसर ए का करेक्ट है, ठीक है। कैश सेल्स ऑफ एन एसेट्स की आपने कोई एसेट्स खरीदी है और वो एसेट वो कैश पे खरीदी है, क्रेडिट का खरीदता तो हम जर्नल प्रॉपर में लिख देते हैं, बट अगर कैश खरीदा है तो हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड को हम बोलते हैं सेल रिटर्न। इनवर्ड रिटर्न मतलब होता है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न क्या होता है, ठीक है। सेल्स रिटर्न को हम रिकॉर्ड कहां पर करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड को हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारा देखिए ये करेक्ट आंसर बनेगा। क्रेडिट परचेज ऑफ एन एसेट्स, उधार खरीदा है तो वो फोर्थ जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। एंड एसेट्स को आपने सेल किया है, कैश में सेल किया है तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। रिटर्न इनवर्ड है, सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये करेक्ट आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बेसिस ऑफ द इनकम मेजरमेंट, आय की मापन का आधार क्या है। तो देखिए आय के मापन का आधार क्या होता है कि हम किस बेस को हम लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आय को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए आय के मापन का जो आधार होता है वो आपका होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये जो लिखा हुआ है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हम सिर्फ उन्हीं लेन देनों को, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी में कन्वर्ट कर पाते हैं, या जो ट्रांजैक्शन मनी में कन्वर्ट होते हैं उसी ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। तो मनी मेजरमेंट ये बोलता है। तो आय का जो बेसिस है हमारा, मनी मेजरमेंट का जो बेसिस कॉन्सेप्ट है वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो इसमें हम आंसर क्या सही लगाएंगे, आंसर सही टिक करेंगे सी ऑप्शन, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट, losses are the anticipated and the profit are not accounted until the realized is part of these following principles। यहां पर कह रहा है कि आपके लॉसेस को हम तो रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन हमारे जो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है, जो फ्यूचर की प्रॉफिट है, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसको रियलाइज नहीं कर सकते। ये कौन से कॉन्सेप्ट में बोला जाता है, ठीक है। हानि का तो आकलन करना चाहिए और लाभ का तब तक आकलन नहीं करना चाहिए जब तक वो रिकवर नहीं हो जाते, उनको लेखाबद्ध न करना चाहिए, ठीक है। तो जब तक, यहां पर हम लिखेंगे रिकवरी वसूल न हो, ठीक है। लॉसेज आर एंटिसिपेटेड एंड प्रॉफिट आर नॉट अकाउंटेड अनटिल रियलाइज्ड, मतलब जब तक प्रॉफिट नहीं मिल जाता प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट जो हमारे एंटिसिपेटेड लॉसेज हैं, जो फ्यूचर के लॉसेज हैं, उसको हम रिकॉर्ड
कंप्लीटली करेंगे। तो ये कौन सी अवधारणा बोलती है? कंसिस्टेंसीज अवधारणा। कंसिस्टेंसीज अवधारणा मतलब हो गई तुलनीयता, कंपेटेबिलिटीज, कन्वर्टिज्म्स एंड हमारा डिस्क्लोजर। तो ये हमारा बोलता है कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट। रूढ़िवादिता की मान्यता हमें ये बताती है कि आपका जो फ्यूचर का लॉसेस है, फ्यूचर लॉस को हम एक्सपेक्ट करके पहले से ही प्रोविजन बना के रखेंगे, जिससे कि अगर फ्यूचर में कोई भी लॉस या कोई मिस हैपनिंग होती है तो उससे हम अमाउंट की, जो अमाउंट हमने रिजर्व रखा है, उससे हम उसकी रिकवरी कर पाएंगे। तो ये हमारा कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट बोलता है। तो रूढ़िवादिता की प्रथा इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज नॉट अकाउंटिंग कन्वेंशंस? इसमें कौन सा लेखांकन का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, तो कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा, इसको कन्वेंशन दैट मीन्स अवधारणा भी बोल सकते हैं। कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर मतलब पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा, कन्वेंशंस ऑफ कन्वर्टिज्म रूढ़िवादिता की अवधारणा, कन्वेंशंस ऑफ एक्रूअल अकाउंटिंग्स उपार्जन लेखांकन की अवधारणा, एंड कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसीज एक रूपता की अवधारणा। ठीक है, तो चार ऑप्शंस है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कन्वेंशंस दैट मीन्स कौन सी अवधारणा नहीं है। ठीक, तो हमारा जो है ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्वेंशंस ऑफ एक्रूअल अकाउंटिंग, लेखांकन उपार्जन लेखांकन की अवधारणा। ये लेखांकन का कन्वेंशन नहीं है। ठीक है, लेखांकन का कन्वेंशन क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है, रीजन दैट उपार्जन अवधारणा या उपार्जन लेखांकन अवधारणा हमें ये बताती है कि हम लेखा या अकाउंटिंग तभी करेंगे जब वो इनकम या एक्सपेंसेस हमें रियल में रिकवर हुए हों या हमने रियल में वो किया हो। जिस टाइम हम वो एक्सपेंसेस या इनकम हमें रिकवर होगी या जिस टाइम हम एक्सपेंसेस करेंगे, वो उसी टाइम हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, जिस टाइम रियल एक्सपेंसेस या रियल इनकम होगी, हमें उसी टाइम उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रीपेड रेंट इज एसोसिएटेड विद, प्रीपेड रेंट क्या होता है? तो प्रीपेड रेंट क्या है? प्रीपेड रेंट किससे रिलेट करता है? नाम मात्र, नॉमिनल अकाउंट मतलब नाम मात्र लेखा, पर्सनल अकाउंट, tangible, intangible एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, देखिए, प्रीपेड रेंट इज एसोसिएटेड विद द रिप्रेजेंटेड पर्सनल अकाउंट। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ई वाला ऑप्शन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, देखिए, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता क्या? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में हम लिखते हैं आपके आउटस्टैंडिंग या ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी हुए ही नहीं है, मतलब कि अभी वो पेड हैं, ड्यू हैं, बट अभी आपने पेड नहीं किए हैं, जैसे प्रीपेड हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट दैट मीन्स प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते में लिखे जाते हैं। तो प्रीपेड रेंट उसी से रिलेट करता है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अप्राप्त आय मानी जाती है, अर्न
but yet not received income is treated. अप्राप्त आय, अर्न, दैट मीन्स अर्जित, किंतु अप्राप्त आय। ठीक है, यहां पर हम लिख लेंगे कलेक्टेड, ड्यू हो गया है बट अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट। आपका ड्यू हो गया है अर्न, येट बट नॉट रिसीव, ड्यू है बट अभी तक आपको मिला नहीं है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ड्यू तो है बट नॉट रिसीव, तो ये क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगी, लायबिलिटीज हो जाएगी, लॉस हो जाएगा, या फिर कैपिटल हो जाएगी, क्या हो जाएगी। ठीक है, आपकी इनकम ड्यू तो हो गई है बट अभी तक आपको मिली नहीं है। ठीक है, तो ऐसी इनकम को हम मानते हैं एसेट, इसको हम एसेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो इसको हम एक्रूड इंटरेस्ट या एक्रूड कुछ भी, जो भी इंटरेस्ट नहीं मिला या कुछ भी जो नहीं मिला, एक्रूड इनकम मान करके, एक्वर्ड इनकम, ये हम रिकॉर्ड कर लेंगे एसेट साइड में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। एडवांस मनी रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर्स फॉर द सप्लाईज ऑफ दिस गुड्स इन फ्यूचर। ठीक है, भविष्य में माल की आपूर्ति के लिए किसी ग्राहक से प्राप्त अग्रिम धनराशि। तो अगर आपको एडवांस किसी कस्टमर से मिला हो फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स इन द फ्यूचर, भविष्य में जो भी आप गुड्स भेज रहे हैं उसके लिए पहले से ही आपको पैसे मिल गए हैं, तो एडवांस में मिला है, तो ये क्या है, इनकम है, एक्सपेंसेस है, करंट लायबिलिटीज है, या फिर करंट एसेट्स है। तो इसको आप क्या बताएंगे। देखिए, हमारे पास अगर एडवांस में पैसा आ गया, हमने गुड्स अभी भेजा नहीं है, हम फ्यूचर में भेजेंगे, लेकिन उसका पैसा हमें अभी मिल गया है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उस पैसे को हम रखेंगे और जो भी गुड्स उनका होगा उस गुड्स को हम उनको डिलीवर कराएंगे। तो दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसको हम लिख लेंगे लाइबिलिटीज पोर्शन में, क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी हो जाती है कि पैसा आपको अगर उसने एडवांस में दिया है तो आप उसको गुड्स फिर डिलीवर कराएंगे। तो करंट लायबिलिटी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेखांकन के अकॉर्डिंग संयोगिक दायित्व, दैट मीन्स कंटीजेंट लायबिलिटीज इज अकाउंटिंग स्टेटमेंट। कंटीजेंट लायबिलिटीज के संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास इसके अनुपालन में है। द प्रैक्टिसेस ऑफ appending notes regarding the contingent liability in accounting statement is in टू, लेखांकन के विवरण में जो भी आपके स्टेटमेंट दिए गए इसमें कंटीजेंट लायबिलिटी से संबंधित जो भी नोट्स जोड़ने का अभ्यास इसके अनुपालन में है। कन्वर्टिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसीज, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस ऑफ कन्वर्जन्स, कन्वर्टिज्म्स एंड पूर्ण प्रकटीकरण, फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, सॉरी प्रकटीकरण, तो डिस्क्लोजर, तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होगा। ये फिर से क्या बोल देखते हैं, क्या ये बोल रहा है, फिर से ये बोल रहा है कि अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी आपकी कंटीजेंट लायबिलिटीज है, इस कंटीजेंट लायबिलिटी से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए इसमें से कौन सा कन्वेंशन आपको यूज करना है। तो हम यूज करेंगे कन्वेंशंस, द डिस्क्लोजर, कन्वेंशंस ऑफ डिस्क्लोजर, प्रकटीकरण की अवधारणा इसमें अप्लाई की जाएगी। ठीक है, जो हमें ये फुल डिस्क्लोज करेगी कि नोट्स जोड़ने का अभ्यास इसके अनुपालन में है, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर।
जो हमारे कंटीजेंट लायबिलिटी से रिलेटेड है अकाउंटिंग में, उसको हमें जोड़ने का राइट्स मिल जाता है। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। कन्वेंशंस ऑफ कन्वेंशंस ऑफ कन्वर्टिज्म्स इज एप्लीकेबल। रूढ़िवादिता की परंपरा जो है वो लागू होती है, किस पे लागू होती है? लेनदारों पर लागू होती है। अप्राप्त ऋण संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान, मेकिंग द प्रोविजन फॉर द बैड अंडर डाउटफुल डेब्ट्स एंड क्रिएटिंग द रिजर्व फॉर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज एंड नन ऑफ दीज। तो इसमें आपको ये बताना है कि ये जो कन्वेंशन है वो किस पे एप्लीकेबल होता है। तो देखिए इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि इसके अकॉर्डिंग क्या होता है। इसके अकॉर्डिंग का मतलब ये होता है, इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग का मतलब होता है कि फ्यूचर के जो भी लॉसेस होने वाले होते हैं उस लॉस को हम पहले से रिजर्व बना के रखते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आंसर नंबर बी, मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, तो ये आंसर हम इसमें करेक्ट मान लेंगे कि जो हमें प्रोविजन है, डाउटफुल डेब्ट्स है, बैड डेट्स के लिए हमें पहले से ही एक रिजर्व बना करके रखना है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज द अंडरलाइंग बेसिस ऑफ चालू व्यवसाय की अवधारणा। इसका बेस क्या है? अंडरलेइंग्स द बेसिस फॉर, इसका मतलब ये होता है कि बिजनेसमैन यही चाहता है, यही सोचता है कि उसका बिजनेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ठीक है, सो स्थायी संपत्तियों के प्रायुक्त जीवन काल पर ह्रास लगाने का, डेप्रिशिएट फिक्स्ड एसेट्स ओवर देयर यूजफुल लाइफ। Next, consolidated account for the subsidiaries and the holding subsidiaries company with their the कंपनीज, सहायक कंपनियों के लेके उनकी मूल कंपनियों में समेकित करना, डिस्क्लोजर ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज एंड डिस्क्लोज द सेल्स एंड अदर ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन इन द इनकम स्टेटमेंट। तो हमारा चालू व्यवसाय की अवधारणा क्या बताती है? चालू व्यवसाय की अवधारणा हमें ये बताती है कि हमारा जो स्थायी संपत्तियों पे, दैट मीन्स फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिशिएट फिक्स्ड एसेट्स ओवर देयर यूजफुल लाइफ। जब तक एसेट्स की लाइफ है, यूजफुल लाइफ है, तब तक हम उस पे एसेट्स पे डेप्रिशिएशन चार्ज करते रहेंगे। चालू व्यवसाय की अवधारणा का मतलब होता है जब तक हमारा बिजनेस, कोशिश यही होती है कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू, क्योंकि बिजनेसमैन मानता यही है कि हमारा बिजनेस लगातार चलता रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को इस पे अप्लाई हो जाता है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये इसका आधार है कि डेप्रिशिएशन जो फिक्स्ड एसेट्स पे लगेगा वो ओवर द यूजफुल लाइफ, मतलब जब तक फर्म रहेगी, एसेट्स चलती रहेगी, तो उस एसेट्स पे हमारा जो डेप्रिशिएशन है वो चार्ज होता रहेगा जब तक एसेट्स की लाइफ होगी तब तक। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चालू व्यवसाय की अवधारणा का जो आधार होगा वो हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम आते हैं, सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन द डुअल एक्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। दो पक्ष की जो अवधारणाओं के लेन देन को अपलिखित करने की प्रणाली को क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली, दैट मीन्स डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम नहीं, एंट्री सिस्टम, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए डबल एंट्री सिस्टम हमने आपको अभी भी बताया था। डबल एंट्री का मतलब होता है दो एंट्री आपको करनी है, एक डेबिट साइड में करनी है और एक क्रेडिट साइड में करनी है। कोई भी ट्रांजेक्शन जो आप करोगे वो सारे ट्रांजेक्शन एक डेबिट साइड जाएंगे तो और एक क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट which among the following will be recorded in the book of the account for अकाउंट ऑफ द बिजनेस। मुद्रा मापन की अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से किसे व्यवसाय की लेखा पुस्तकों में रिकॉर्ड किया जाएगा? ओके, हेल्थ ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, प्रबंध निर्देशन का स्वास्थ्य, क्वालिटीज ऑफ द कंपनीज गुड्स, माल की गुणवत्ता, मशीन वैल्यूज ऑफ प्लांट एंड मशीन एंड, या कोई नहीं रिकॉर्ड करेंगे। देखिए
मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमने जब आपको बताया था, तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में हमने आपको एक चीज़ ये बताई थी कि ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन जो हम मनी में रिकॉर्ड कर पाएंगे या वो ट्रांजैक्शंस जो मनी में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको ही हम रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है। क्या बोलता है? कि जो ट्रांजैक्शन मनी में रिकॉर्ड हुए हैं या होने वाले हो चुके हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को ही हम रिकॉर्ड कर पाएंगे जो सिर्फ मनी में कन्वर्ट होते हैं। क्लियर? तो यहां पर आपके पास जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि वो ट्रांजैक्शन मनी में कन्वर्ट हुए होंगे? ठीक है, तो देखिए ये तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीन। अगर आपने प्लांट एंड मशीन खरीदी है तो ऑब्वियसली आपने पैसा भी दिया होगा या पैसा देंगे भी। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है? मनी में कन्वर्ट होना चाहिए, तो तीसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का हेल्थ, ये मनी में कन्वर्ट नहीं है। कंपनी की क्वालिटी गुड्स की, ये भी नहीं है। तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन है हमारे पास प्लांट एंड मशीन की प्राइस। तो इसका मतलब अगर आपने खरीदा होगा तो आप पेमेंट भी करोगे तो मनी में कन्वर्ट होगा। तो इसको हम सही ऑप्शन मान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लियर्ड एरर। निम्नलिखित में से कौन सा क्लर्किलर एरर, लिपिक जो अकाउंटेंट का एरर नहीं है? एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल्स एंड कॉम्पनसेट। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल ये क्लर्कियर एरर नहीं है, क्लर्क का एरर नहीं है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एरर का मतलब होता है कि हमें लिखना चाहिए था डेबिट साइड में, हमने लिख दिया क्रेडिट साइड में, तो दैट मीन्स ये प्रिंसिपल एरर, ये क्लर्कियल एरर नहीं है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग, पुस्तपालन का मेन उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्वियसली पुस्तपालन मतलब बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है कि हमें प्रारंभिक जो लेखे होते हैं उनको सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना होता है, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए आपका सिंपल सा ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन, करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ दिस बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस के जो भी लेन देन होंगे उनको सही तरीके से रिकॉर्ड करना, यही आपकी बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ दिस बुक कीपिंग। प्राइमरी फंक्शन क्या होगा बुक कीपिंग का? लेन देनों के अभिलेखों की प्रणाली तैयार करना, दैट मीन द डिजाइनिंग द सिस्टम्स ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द अकाउंटेंट, रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल डेटा एंड क्लासिफाइंग द रिकॉर्डेड डेटा। जो भी डेटा है उसको रिकॉर्ड करना, वर्गीकृत करना, वित्तीय समंकों का अभिलेखन करना, प्रेजेंटेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी असाइन है उसको जिम्मेदार बनाना, या फिर सारे लेखांकन प्रणाली को जो भी ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो देखिए प्रणाली तैयार करना, इसका मेन जो मुख्य कार्य वो है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। फाइनेंशियल डेटा का रिकॉर्डिंग करना, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट यूज फॉर द प्रिपेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज। लेखांकन की वह अवधारणा जिसके आधार पर लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है। जो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है इसमें से जिसके अकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग के प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिपेयर करते हैं? कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। तो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो देखिए कॉन्सेप्ट आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है, जैसे भी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया भी था, मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि आपके जो भी एक पर्टिकुलर ईयर में आपके पास जो भी इनकम होगी और उस इनकम को रिकवर करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होंगे, उन सभी चीज़ों को एक ही सेशन में, एक ही अवधि में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, वो मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं
तो सब लोग ये जानते हैं कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस बनता है तो पूरा एक कंप्लीट एक साल का बनता है, अकाउंटिंग ईयर का बनेगा। उसमें हम एक साइड एक्सपेंसेस भी लिखते हैं और एक साइड पूरे साल की इनकम भी लिखते हैं। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस बनता है अकाउंटिंग में, ये हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ क्लोजिंग स्टॉक्स इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस देन इट शुड बी शोन इन, अगर अंतिम रहतिया ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुका है कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो ये कहाँ पर दिखाया जाएगा। ये एलटी के एग्जाम में लास्ट पूछा भी गया था। तो ये दिखाया जाएगा अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा गया है तो सीधा हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे, और अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है तो ट्रेडिंग में भी जाएगा और बैलेंस शीट में भी जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये बोल रहा है नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्लोजिंग स्टॉक इन शोन, अच्छा ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो सीधा सीधा वो बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सीधा बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, और अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर होता तो ट्रेडिंग और बैलेंस शीट दोनों में लिखा जाता। नेक्स्ट, आय मापी जाती है, इनकम मेजरमेंट किसके अकॉर्डिंग होगा? डबल कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसीज कॉन्सेप्ट, अनुरूपता मैचिंग कॉन्सेप्ट, या फिर नन ऑफ दी। तो हमारा इनकम मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं? जब इनकम मेजरमेंट तभी कर पाएंगे जब हमारे पास एक्सपेंसेस भी होंगे, तो एक्सपेंसेस को इनकम से माइनस करेंगे तभी तो हमारी रेवेन्यू कैलकुलेट होगी। तो ये जो हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट है, आय मापी जाती है, इनकम को कैसे मापेंगे? मैचिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट हमने आपको भी पढ़ा है, सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे भी जाते हैं। ठीक है, सो मैचिंग कॉन्सेप्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, स्थायी संपत्तियों को खरीदना और खरीदने के लिए जो लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट अगर हम पे करेंगे तो वो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल होगा, डेफर्ड रेवेन्यू होगा, या कैपिटल लॉस हो जाएगा? देखिए, आपने फिक्स्ड एसेट्स खरीदा है और फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने पे अगर हमारा जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो लॉन्ग वे तक होगा। इस एक्सपेंसेस का एडवांटेज हमें लॉन्ग वे तक मिलेगा। कोई एसेट्स खरीदी है, उस पे इंस्टॉल करने के लिए जो हमने एक्सपेंसेस कर दिया है, वेजेस, फ्रेट या कुछ भी पे किया है, तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो दैट मीन्स फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग वे तक एडवांटेज देगा, तो उस एक्सपेंसेस का एडवांटेज हमें लॉन्ग वे तक मिलेगा, तो इसलिए हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डुअल कॉन्सेप्ट्स द्विपक्षीय अवधारणा का परिणाम होता है। डबल कॉन्सेप्ट्स का जो होगा, ओके नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, व्हेन अ बिजनेस इज परचेज्ड एनी अमाउंट पेड एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स एंड द लायबिलिटीज इज कॉल्ड। जब कोई भी व्यवसाय को क्रय किया जाता है तो उसके लिए दायित्व को घटाने के बाद बची संपत्तियों के मूल्य से अधिक भुगतान की राशि को क्या कहेंगे? मतलब कि आपका परचेज, बिजनेस परचेज एनी अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ टोटल ऑफ एसेट्स माइनस लायबिलिटीज टेकन, अगर माइनस हो गया है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, दैट मीन्स अ माइनस। सो गुडविल, व्यवसाय को क्रय किया जाता है और उसके लिए जो भी लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज को घटा दिया गया है। जो भी एसेट्स बची हुई है, बची हुई एसेट से अधिक भुगतान अगर हम करते हैं, ठीक है, हमने बिजनेस खरीदा, उसमें से जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी को घटा दिया। जो भी लायबिलिटी थी, बिजनेस को खरीदा, जो पैसे मिले उससे हमने लायबिलिटी को माइनस कर दिया। अब जो बैलेंस हमारे पास बचे हुए हैं उससे ज्यादा अगर हम पेमेंट कर दे रहे हैं तो उस पेमेंट को हम बोलेंगे गुडविल। ठीक है,
मतलब अगर हमारे पास जो पेमेंट है उस पेमेंट से ज्यादा अगर हमें पेमेंट करनी पड़ रही है तो वो हमारी गुडविल हो जाएगी। बची हुई संपत्तियों का जो मूल्य है उससे अधिक अगर भुगतान किया जाता है तो वो हमारी गुडविल हो जाएगी। ठीक है, लायबिलिटी पे करने के बाद कुछ बचा है और उससे बची हुई अमाउंट से भी ज्यादा अगर कंपनी को पे करना पड़ता है तो वो गुडविल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, what is the underlying concept that supports of this immediate recognitions of estimated losses? अनुमानित हानि की तत्काल पहचान का समर्थन करने वाली अवधारणा कौन सी है? कंसिस्टेंसीज, मैचिंग, विवेक एंड स्वरूप, द सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो दैट मीन्स अ प्रूडेंस अवधारणा। प्रूडेंस अवधारणा मतलब विवेक की अवधारणा, जो अपने कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि अनुमानित हानि की तत्काल पहचान करने में समर्थन, कि हम अपने कॉन्सेप्ट से ये समझ सकते हैं कि कौन कौन से हमें लॉसेस हो सकते हैं तो उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अपने माइंड से जो भी हम लॉस को आइडेंटिफाई करते हैं तो दैट मीन्स अ प्रूडेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपने विवेक से हम तत्काल जो अनुमानित हानि है, हमारे जो सपोर्ट्स इमीडिएटली रिकॉग्निशन ऑफ एस्टिमेटेड लॉसेस, जो भी हमारे एस्टिमेटेड लॉस हैं उस लॉस को हम इमीडिएटली पहचान सकते हैं अपने विवेक के थ्रू। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिखावा पर प्रतिबंध का कारण है। विंडोज ड्रेसिंग्स इज द प्रोहिबिटेड ड्यू टू। कन्वर्ट इज प्रकटीकरण, भौतिकता, मॉरलिटीज एंड एरर्स। सो आंसर हमारा हो जाएगा कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। दिखावा पर प्रतिबंध का कारण है ये मान्यता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं मालिक की क्षमता का अभिप्राय। दैट मीन्स फिक्स्ड एसेट्स माइनस फिक्स्ड लायबिलिटी हो गई, करंट एसेट्स करंट फिक्स्ड लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं और टोटल एसेट्स से हम आउटसाइडर लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो जो बचेगा, दैट मीन्स हमें ये बताना है कि आपका जो इक्विटी होगा दैट मीन्स अ कैपिटल, क्षमता, इक्विटी। इक्विटी कैसे होगी? तो अगर हम टोटल एसेट से टोटल लायबिलिटीज जो आउटसाइडर लायबिलिटीज है, टोटल एसेट से आउटसाइडर लायबिलिटीज को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो भी बैलेंस बचेगा वो बैलेंस ऑनर की इक्विटी या क्षमता या कैपिटल माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, टोटल एसेट से हम टोटल आउटसाइडर लायबिलिटी को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, किस अवधारणा के अनुसार वित्तीय विवरण के द्वारा समस्त आवश्यक इंफॉर्मेशन, जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है उन सारे इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाता है? कौन सी अवधारणा है आपकी? ऐसी अवधारणा जिसमें किस अवधारणा के अकॉर्डिंग वित्तीय विवरणों के द्वारा सारी इंफॉर्मेशन को प्रकट किया जाएगा? तो ये हो जाएगी आपकी फुल डिस्क्लोजर। इस कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जो भी हमारे इन्वेस्टर से रिलेटेड, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो भी यूज करते हैं उस यूजर्स के डिसीजंस को अफेक्ट कर सकते हैं, ऐसी सारी इंफॉर्मेशन को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, लेखा विधि का सिद्धांत नहीं है। कौन सा सिद्धांत नहीं है? ये सत्यता का सिद्धांत, ये लेखा विधि का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, डबल है, कॉस्ट है, मॉरलिटीज है, बट ये कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है किस लेखांकन अवधारणा के अनुसार व्यापार का स्वामी अपनी पूंजी की सीमा तक लेनदार माना जाता है? दैट मीन्स ये बोल रहा है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग हैं और जब उसने अपने बिजनेस से पैसा निकाला तो वो क्रेडिटर माना जाएगा। तो कौन सी अवधारणा है इसमें? ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे व्यवसायिक इकाई की अवधारणा। ये अवधारणा क्या बताती है? बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों एकदम दूसरे से अलग हैं।
अगर बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस से पैसे निकाले हैं तो वो उसका क्रेडिटर हो जाएगा। तभी हम लोग ना ड्राइंग डेबिट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग पर्सन है। तो उसके अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट हमारा व्यवसायिक इकाई की अवधारणा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट वसूली अवधारणा लागू होती है तब, देखो वसूली अवधारणा तब लागू जब हम किसी से रिकवरी तभी कर पाएंगे जब हमने उसको गुड्स बेच दिया हो, उसको गुड्स मिल गया, अब उसके बाद वो पैसे नहीं देगा तब हम उससे रिकवर करेंगे। तो वसूली अवधारणा हमें ये बताती है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या सही हो जाएगा? उसके अकॉर्डिंग ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर, जब कस्टमर को गुड्स डिलीवर कर दिया गया है तब हम कस्टमर से पैसे वसूल कर सकते हैं। तो जब तक कस्टमर के पास पैसे जाएंगे नहीं हम उससे रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। जो भी आज पढ़ाए गए टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स में से अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को हमें कमेंट में बताएंगे और हम फिर जब नेक्स्ट वीडियोस लेके आएंगे तो उस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करते रहेंगे। ठीक है। तो जो भी हमने आज आपको पढ़ाया था एजम्पशन, कॉन्सेप्ट्स एंड उसकी क्लैरिफिकेशंस हमने आपको बताए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें डाउट्स को कमेंट में बताते रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसी के साथ हम और भी कई सारी वीडियोस लेके आएंगे जो प्रॉपर हम आपको थ्योरी गाइडलाइंस करेंगे, डिटेल थ्योरी हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। ठीक। थैंक यू।